जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका इस चैनल पर स्वागत है। एक सवाल पूछूं आपसे, अगर मैं कहूं कि जो दवाई आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं वो पहले से ही हमारे जंगलों में मौजूद है, हमारे दादा दादी जानते थे, हमारी आदिवासी माटी की जड़ी बूटियों में छुपी है, तो शायद आप कहेंगे अरे ये तो अंधविश्वास है, पुरानी बातें हैं, क्या सबूत है। लेकिन साथियों, अब खुद विज्ञान कह रहा है नहीं, यह अंधविश्वास नहीं है, यह हजारों साल की अनुभव आधारित बुद्धिमत्ता है। अप्रैल 2026 में एक बहुत महत्वपूर्ण शोध प्रकाशित हुआ है। नागालैंड विश्वविद्यालय, बेरहामपुर विश्वविद्यालय और सविता मेडिकल कॉलेज के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा काम किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। उन्होंने नागालैंड की कोन्याक जनजाति के एक पारंपरिक हर्बल नुस्खे में कैंसर रोधी गुणों की पहचान की है। और यह शोध किसी देसी अखबार में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यूड जर्नल माइक्रोकेमिकल जर्नल में छपा है। आज के इस वीडियो में हम इस शोध को समझेंगे और साथ ही देखेंगे कि हमारी आदिवासी परंपराओं में ऐसे और कितने रहस्य छुपे हैं। तो देखते रहिए, शेयर कीजिए और घंटी दबाइए। तो पहले बात करते हैं इस नए शोध की। नागालैंड के पूर्वी हिस्से में रहती है कोन्याक जनजाति। ये लोग सदियों से एक खास 5 पौधों का हर्बल मिश्रण इस्तेमाल करते आए हैं, मुख्यतः कैंसर जैसे कठिन रोगों और पाचन तंत्र की बीमारियों में। वैज्ञानिकों ने इस मिश्रण को लेकर GCMS यानी गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक से विश्लेषण किया और फिर कंप्यूटर बेस्ड मॉलिक्यूलर सिमुलेशन की मदद से देखा कि इसमें मौजूद जैव रासायनिक तत्व हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं। उन्हें क्या मिला? VEGFR2 नाम का एक प्रोटीन जो ट्यूमर में नई रक्त वाहिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। कैंसर तभी बढ़ता है जब उन्हें नई ब्लड सप्लाई मिलती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एंजियोजेनेसिस और इस हर्बल मिश्रण के तत्वों में VEGFR2 को बहुत प्रभावी तरीके से रोका। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये तत्व कई मौजूदा कैंसर रोधी दवाओं जितने या उनसे अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनकी टॉक्सिसिटी कम है, यानी शरीर को नुकसान कम, फ़ायदा ज़्यादा देता है। अब रुकिए, एक बात स्पष्ट कर दो, यह शोध अभी कंप्यूटेशनल लेवल पर है। इन विट्रो और क्लिनिकल ट्रायल अभी बाकी हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि बस जड़ी बूटी खाओ कैंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन यह एक बहुत बड़ा और ईमानदार कदम है उस दिशा में जहां हम पहले से जानते थे। जैसे नागालैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जगदीश पटनायक ने कहा, यह शोध पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का उत्कृष्ट संगम है। और हम आदिवासी लोग कहते हैं, हम तो यह पहले से जानते थे, बस अब विज्ञान की भाषा मिली है। मैं लगातार आदिवासी ज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से इस चैनल में डालता रहा हूँ, लेकिन यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आदिवासी ज्ञान को वैलिडेशन की ज़रूरत क्यों? मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ जो शायद कुछ लोगों को चुभे, लेकिन ज़रूरी है। जब हम कहते हैं वैज्ञानिकों ने कन्फर्म किया, तो एक अजीब सवाल उठता है, क्या आदिवासी ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की मुहर लगने के बाद ही सच माना जाएगा? यह उपनिवेशी सोच की एक गहरी जड़ है। एपिस्टेमिक कॉलोनियलिज्म यानी ज्ञान का उपनिवेशवाद, जहां एक खास किस्म का ज्ञान जो लैब्स में होता है, जर्नल्स में छपता है, उसे ही असली ज्ञान माना जाता है और बाकी सबको फोक सुपरजिशन या मिथ बोल दिया जाता है। लेकिन सोचिए, कोन्याक जनजाति के वैद्य ने यह दवाई खोजी कैसे? हजारों पीढ़ियों के ऑब्जर्वेशन से, ट्रायल एंड एरर से, नेचर के साथ गहरे संवाद से। यह भी एक साइंटिफिक मेथड है, बस इसकी भाषा अलग है। हमारे हो जनजाति में और मुंडा संताल समाज में देवा, ओझा, देवरी, यह सब परंपरा सिर्फ अध्यात्म नहीं थी। वे एक ट्रेंड हर्बलिस्ट भी थे, प्रशिक्षित जड़ी बूटी विशेषज्ञ। उसका ज्ञान कम्युनिटी टेस्टेड था, जनरेशन वेरीफाइड था। हमारे हो समाज में भी अखाड़ों में मंत्र और जड़ी बूटियों का ज्ञान अर्जित करने की परंपरा रही है। ज्ञान अर्जित करने के बाद जंगल में जड़ी बूटियों से रूबरू होने के लिए जंगल में कई दिनों तक रहने की परंपरा भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह शोध हमारे लिए कंफर्म करने वाला नहीं, हमारे लिए तो यह एक और साक्ष्य है जो कहता है हम सही थे। लेकिन इसके साथ एक खतरा भी है, बायोपिरेसी का, जिस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, जिसके लिए अक्सर आदिवासी समाज गैर आदिवासियों से संवाद करना पसंद नहीं करते।
मुझे भी कभी कभी कई विषयों में बातें निकलवाने में काफ़ी समस्या होती है। अब आते हैं उन महत्वपूर्ण उदाहरणों पर जो दिखाते हैं कि आदिवासी जड़ी बूटी ज्ञान सिर्फ कैंसर ही नहीं, कई असाध्य रोगों में काम आता है। जैसे एक उदाहरण है सर्पगंधा का। इसको राउबोल्फिया सर्पेंटिना बोलते हैं। ये झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी वैद्य इसे पागलपन की दवाई कहते हैं। उच्च रक्तचाप और मानसिक रोगों में इसका इस्तेमाल सैकड़ों साल से होता आया है। 1952 में जब एम्स अस्तित्व में नहीं आया था, एक स्विस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसे रेसिप्रिन नाम की दवाई बनाई। इससे यह दुनिया की पहली इफ़ेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी साइकोटिक दवाई थी। पुरस्कार मिला उस कंपनी को, पहचान मिली उस वैज्ञानिक को, लेकिन जिस मुंडा या हो या आदिवासी वैद्य ने यह पीढ़ियों से जाना था उसका नाम कहीं नहीं। उसी तरह कुटेज है, इसका वैज्ञानिक नाम है होलारिना एंटीडिसेंट्रिका। ये झारखंड, छत्तीसगढ़ में कुटेज की छाल का काढ़ा पुराने पेचिस और IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में दिया जाता था। आज आधुनिक शोध कन्फर्म कर रहे हैं कि इसमें कोनेसाइन नाम का एल्कोलॉइड है जो एंटी एमोबिक है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। हमारे हो समाज में भी जंगल के विभिन्न पत्तों और छालों से बने मिश्रित काढ़े जोड़ों के दर्द, बुखार और स्किन डिजीज में दिए जाते थे। यह कम्बिनेशन थेरापी की अवधारणा है जो आधुनिक फार्माकोलॉजी अब समझ रही है। एक गिलोय है जिसे टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया बोलते हैं। यह जंगल में जंगली लत्तर के रूप में मिलता है जिसे आजकल व्यावसायिक तौर पर भी उगाया जा रहा है। लेकिन जंगली गिलोय के गुण स्वाभाविक तौर पर विभिन्न अन्य जड़ी बूटियों के साथ उगने, पेड़ का सपोर्ट लेने के कारण उसके गुण भी उसमें आ जाते हैं। कहने का मतलब वैसा गिलोय और गुणकारी हो जाता है। कोविड-19 के दौर में भी सभी ने गिलोय का नाम सुना, लेकिन आदिवासी समाज इसे रोआ रेत यानी कि अमृत बेल कहता आया है। हो, मुंडा और संताल समुदायों में से इम्यूनिटी बूस्टर और फीवर को कम करने वाला और लिवर टॉनिक के रूप में हजारों सालों से यूज किया जाता रहा है। शोध दिखाते हैं कि इसमें बार्बेरिन, टिनोस्पोरिन, गिलोइन जैसे कंपाउंड्स हैं जो इम्यून मॉड्यूलेशन, एंटी कैंसर और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। लेकिन जब पतंजलि ने इसका कमर्शियल पेटेंट लेने की कोशिश की तो सवाल उठा, यह ज्ञान तो पहले से ही जनजातीय समाज का था, फिर किसका पेटेंट? फिर काल में एंडोग्राफिक पेनिकुलिटा, हम लोग इसको चिरैता बोलते हैं, आदिवासी समुदायों में यह मलेरिया, टाइफाइड और लीवर डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होता था। आज WHO ने इसे इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में शामिल करने पर विचार किया है। इसमें एक कंपाउंड एंडोग्राफ्लोइड कंपाउंड पाया जाता है जो कैंसर सेल्स के विरुद्ध प्रोग्राम्ड सेल डेथ ट्रिगर करता है। यही वो मैकेनिज्म है जिसकी तलाश कैंसर शोधकर्ता करते हैं। फिर अर्जुन छाल है, टर्मिनलिया अर्जुना। हम लोग इसके तने की छाल में मीट आदि पकाते हैं जो काफ़ी नरम होता है और छाल से घरों को लाल रंग देने का भी काम किया जाता है। हो, मुंडा और संताल परंपरा में हृदय रोग के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का काढ़ा दिया जाता था। आधुनिक कार्डियोलॉजी रिसर्च कंफर्म करती है कि इसमें अर्जुनिक एसिड, अर्जुनोलिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं और ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करते हैं। श्रीलंका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस ने इस पर एक्सटेंसिव रिसर्च किया, लेकिन ओरिजिनल नॉलेज बेस वो झारखंड के जंगल में था। मध्य प्रदेश और राजस्थान के गोंड और भील समुदायों में करेला, मेथी और जामुन के बीजों का संयुक्त उपयोग डायबिटीज़ में होता था। जंगली करेला अलग होता है जो हम आजकल खाते हैं और मेथी भी, लेकिन आजकल दोनों यूज हो रहा है, लेकिन उसका गुण उतना है या नहीं ये भी शोध की बात है। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के शोध ने कंफर्म किया है कि इन तीनों के कम्बिनेशन में एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट यानी मिलाकर काम करने की शक्ति आदिवासी पॉली हर्बलिज्म की बुनियाद है। और यही कंसेप्ट उस कोन्याक नुस्खे में भी है, 5 पौधों का मिश्रण। तो साथियों, अब उस खतरे की बात करते हैं जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, बायोपिरेसी। जब कोन्याक जनजाति का यह नुस्खा अब इंटरनेशनल जर्नल में है तो अगला कदम क्या होगा? कई फार्मास्यूटिकल कंपनी इसे पेटेंट कर लेगी, दवाई बनाएगी, करोड़ों कमाएगी और कोन्याक लोगों को शायद कुछ नहीं। एक ज़माने में पेनिसिलिन भी पेड़ की छाल से मिलता था। फ़ायदे के लिए पेड़ों के छालों को निकाला गया, नतीजा वह पेड़ समाप्त हो गया। और अब जब बाज़ार में पेनिसिलिन की गोली आप लेकर खाते ज़रूर हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट के साथ।
लालच ने कई ऐसे जड़ियों को इसी तरह समाप्त कर दिया है। यह नया नहीं है। टर्मरिक का पेटेंट अमेरिकी कंपनी ने लिया था, इंडिया को लड़ना पड़ा। नीम का पेटेंट हुआ था, बासमती का हुआ था, हर बार हम पीछे से दौड़े। लेकिन आदिवासी समुदायों के लिए यह और भी गहरी चोट है, क्योंकि यह ज्ञान उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं था, यह उनकी जीवन शैली थी, उनके देवताओं से जुड़ा था, उनके जंगलों से आता था। भारत में ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL बनाई गई है। इसमें 3.5 लाख से अधिक पारंपरिक फॉर्मुलेशन डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन क्या आपको पता है उनमें जनजातीय ज्ञान बहुत कम है। नगोया प्रोटोकॉल, जो UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का हिस्सा है, कहता है कि जैव संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभ में मूल समुदाय की हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़मीनी स्तर पर बहुत कमज़ोर है। मांग होनी चाहिए कि हर उस शोध में जहां आदिवासी ज्ञान का उपयोग हो, उस समुदाय की फ्री, प्रियर और इन्फॉर्म कंसेंट ली जाए और बेनिफिट शेयरिंग का मैकेनिज्म हो। क्या नहीं होना चाहिए? एक और महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में होनी चाहिए, आदिवासी औषधीय ज्ञान जंगलों से जुड़ा है। जब जंगल कटता है तो वे पौधे नष्ट होते हैं। जब आदिवासी विस्थापित होता है तो उस ज्ञान की चेन टूट जाती है। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं जहां ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं सिखाई जाती, तो अगली पीढ़ी तक वह ज्ञान नहीं पहुंचता। और इन दिनों जब मैं जंगलों में घूम रहा था तो देखा जंगल में आग लगने या लगाने की घटना से पूरी जैव विविधता ही नष्ट हो जा रही है। सिर्फ बड़े बड़े पेड़ बच रहे हैं। 1960 के दशक में जहां 1 वर्ग मीटर में 12 से 13 तरह के पेड़ पौधे होते थे, अब आप 2-3 से ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। शहरों में जल, जंगल और ज़मीन का नारा देने वाले आदिवासी समाज इन स्थितियों को समझ ही नहीं रहा है। जंगल को बचाना आदिवासी अस्तित्व के लिए ज़रूरी ही नहीं, अवश्यंभावी है, लेकिन आप इसे किस तरह समझते हैं वह भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ आदिवासी हैं बोलने से नहीं चलने वाला, आदिवासी जीवन को जीना भी उतना ही ज़रूरी है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के नाम पर लाखों आदिवासी विस्थापित हो चुके हैं। जिन जंगलों में वे औषधियाँ इकट्ठा करते थे, अब वे फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कहता है कि आदिवासियों को जंगल के पारंपरिक उपयोग का अधिकार है, जिसमें औषधीय पौधों का संग्रह भी शामिल है। लेकिन इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन हम जानते हैं कितना अधूरा है। तो एक तरफ हम चाहते हैं कि आदिवासी ज्ञान से दवाइयाँ बने, दूसरी तरफ उस ज्ञान के स्रोत को ही नष्ट कर रहे हैं। यह विरोधाभास नहीं, यह सिस्टम की योजना है। असली सम्मान यह होगा कि आदिवासियों की ज़मीन सुरक्षित हो, जंगल सुरक्षित हो और उनका ज्ञान उनके नियंत्रण में हो। तो साथियों, आज हमने देखा कि पहला तो नागालैंड की कोन्याक जनजाति के 5 पौधों के नुस्खे में कैंसर रोधी तत्व मिले हैं। यह आधुनिक विज्ञान की स्वीकृति है। दूसरा, यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है। सर्पगंधा, कालमेघ, अर्जुन, गिलोय, कुटज, हमारी आदिवासी परंपराओं में ऐसे अनगिनत खजाने हैं। और तीसरा, इस ज्ञान को सम्मान देने का अर्थ है बायोपिरसी से बचाना, समुदायों को बेनिफिट शेयरिंग देना और जल, जंगल और ज़मीन का अधिकार सुनिश्चित करना। और चौथा, यह ज्ञान हमारा है, इसे हमें ही संरक्षित करना होगा। अपने बुजुर्गों से सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपनी भाषा में लिखिए। जब कोन्याक का वैद्य जंगल में पौधे चुनता था, वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था, वो एक ऐसी नॉलेज सिस्टम का हिस्सा था जो हमारी आधुनिक दुनिया से कहीं पुरानी और कहीं ज़्यादा सस्टेनेबल है। अगर यह वीडियो यूजफुल लगी तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कमेंट में बताइए कि आपके इलाके में कौन सी पारंपरिक जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।